आज हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत की विजय करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनते ही सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी और संपूर्ण विश्व को जीतने का उसका प्रयास था, किंतु अपने दोस्त अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपने इस विजय अभियान को भारत तक सीमित किया और उसके तहत उसने पहले उत्तरी भारत के स्वतंत्र राज्यों को पर आक्रमण करके दिल्ली के अधीन किया और इसके साथ साथ उसने दक्षिणी भारत को विजय करने की योजना भी बनाई। दक्षिणी भारत में 4 शक्तिशाली संपन्न राज्य थे। प्रथम यादवों का देवगिरी, जिसका शासक रामचंद्र देव था। द्वितीय तेलंगाना का काकतीय राज्य, जिसका शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। तीसरा होशियार राज्य, जिसका शासक बीरबल्लाल तृतीय था। चौथा पांड्य राज्य। यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण के समय सुंदर पांड और बीज पांड नामक 2 भाइयों में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन प्राप्त करना था, न कि साम्राज्य का विस्तार करना, क्योंकि देवगिरी से लूटे गए धन से ने ही उसे सुल्तान बनने में सहायता प्रदान की थी। अतः वह दक्षिण भारत के राज्यों को अपनी अधीनता में स्वीकार कराकर उनसे वार्षिक कर वसूलना चाहता था। उसके समय में दक्षिणी भारत की विजय करने का श्रेय मलिक काफूर को है, जो एक गुलाम था और जो अपनी योग्यता से नायब के पद पर कायम हुआ था। पहला आक्रमण उसका देवगिरी का आक्रमण 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक ने अलाउद्दीन खिलजी के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर नामक ग्राम की आय भेजने का वायदा किया था, किंतु उसने बाद में भेजना बंद कर दिया। अतः 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दास मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने हेतु भेजी। मलिक काफूर मालवा पार करके सुल्तानपुर पहुंचा। यहाँ उसका मुकाबला कर्ण बघेला से हुआ, जहाँ 2 माह तक उसका सफलतापूर्वक मुकाबला किया, किंतु वह पराजित हुआ। देवगिरी आक्रमणकारियों के हाथ लगी। देवल देवी, जो उसकी राजा की लड़की थी, वो आक्रमणकारियों के हाथ लगी, जिसे दिल्ली भेज दिया गया, जहाँ उसका विवाह खिज्र खां से करवा दिया गया। मलिक काफूर देवगिरी पहुंचा और उसने रामचंद्र देव को पराजित किया। उसका पुत्र रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव वहाँ से भाग निकला। रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। मलिक काफूर ने देवगिरी को खूब लूटा और रामचंद्र देव को दिल्ली ले गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया और उसे राज्य राय राहन की उपाधि दी। अतः देवगिरी का शासक तो रामचंद्र देव रहा, किंतु उसने अलाउद्दीन खिलजी की न केवल अधीनता स्वीकार की, बल्कि उसका मित्र भी बन गया। डॉक्टर एस रॉय ने लिखा है, निसंदेह देवगिरी दक्षिणी सुदूर दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य अभियानों का आधार बनी। दूसरा राज्य तेलंगाना राज्य। अलाउद्दीन खिलजी ने तेलंगाना पर 1304 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसमें उसके हाथ विफलता लगी थी। अतः 1 नवंबर 1309 ईस्वी को मलिक काफूर को तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। देवगिरी में काफूर ने पहुंचकर वहाँ पर रामचंद्र देव द्वारा उसे रसद की व्यवस्था की गई एवं मराठा सैनिकों को उसके साथ भेजा। काफूर जनवरी 1310 ईस्वी में तेलंगाना की राजधानी वारंगल के निकट पहुंचा। यद्यपि वारंगल का किला मजबूत था, फिर भी प्रताप रुद्रदेव द्वितीय अधिक समय तक अपनी रक्षा नहीं कर सका और उसने अपनी सोने की प्रतिमा बनाकर उसके गले में जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु काफूर के पास भेजी। काफूर संधि करने को राजी हो गया। प्रताप रुद्रदेव राय ने उसे 100 हाथी, 700 घोड़े और अतुल धनराशि प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करके उसे वार्षिक कर देने का भी स्वीकार किया। कहा जाता है कि लूट की राशि को मलिक काफूर 1000 ऊँटों पर लाद कर
मार्च 1310 में उत्तर भारत लौट आया। तीसरा, होयसाल राज्य। अलाउद्दीन खिलजी ने नवंबर 1310 में मलिक काफूर को सुदूर दक्षिण पर आक्रमण करने हेतु भेजा। फरवरी 1311 में काफूर देवगिरी पहुंचा, जहां पर रामचंद्र देव ने न केवल उसे हथियारों व रसद की व्यवस्था की, बल्कि अपने सेनापति पारस देव को काफूर की सहायता के लिए नियुक्त किया। जिस समय मलिक काफूर होयसाल राज्य पहुंचा, उस समय बीरबल्ला तृतीय पड़ोसी पांड्य राज्य पर आक्रमण करने हेतु गया हुआ था। अतः काफूर ने उसकी राजधानी द्वार समुद्र पर आक्रमण कर दिया। बीरबल्ला वापस आया और छुटपुट युद्ध के पश्चात उसने भी संधि करना स्वीकार कर लिया। उसने अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर देना स्वीकार किया एवं उसे हाथी घोड़े एवं अपनी संपत्ति अर्जित कर दी। बाद में वह दिल्ली गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने उसका सम्मान किया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कूटनीति से बीरबल्ला को संतुष्ट करके दक्षिण भारत में एक और शक्तिशाली मित्र बनाने में सहायता प्राप्त की। अंत में पांड्य राज्य में सिंहासन संघर्ष में वीरपांड्य की विजय हुई। काफूर के आक्रमण का उद्देश्य सुदूर दक्षिण तक पहुंचना था। इस कारण कुछ दिन होयसाल राज्य में रहकर पांड्य राज्य की सीमाओं तक पहुंच गया। वीरपांड्य ने किले में बंद रहकर युद्ध नहीं किया, बल्कि उसने छिपकर स्थान स्थान पर छुटपुट युद्ध करने की नीति अपनाई, यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से वो युद्ध करना चाहता था। काफूर ने 1311 में पांड्य राज्य की सीमाओं में प्रवेश किया और उसने वीरपांड्य के प्रमुख स्थान पर आक्रमण किया, जहां उसे लूटमार की, किंतु वीरपांड्य उसके हाथ नहीं लगा। वीरपांड्य की तलाश में काफूर कई स्थानों पर गया, जहां उसने लूटपाट की, मंदिरों को तोड़ा। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा पर भी आक्रमण करके मंदिरों को नष्ट किया, किंतु वीरपांड्य को पकड़ने में असफल रहा। इस कारण पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। अप्रैल 1311 में काफूर अपार संपत्ति के साथ उत्तरी भारत लौटा। अगर धन की दृष्टि से देखा जाए तो यह काफूर का सबसे सफल आक्रमण था, क्योंकि उसने वीरपांड्य की तलाश में जितने राज्यों पर आक्रमण किया था, उसमें सबसे अधिक उसे दौलत हाथ लगी थी। अंत में हम लेंगे देवगिरी पर उसका दूसरा आक्रमण। 1312 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र शंकर देव सिंहासन पर बैठा। शासक बनते ही उसने दिल्ली से संबंध विच्छेद कर लिए। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ये कदापि सहन नहीं कर सकता था कि जो उसके अधीन आ गया वो उससे स्वतंत्र हो जाए। अतः उसने 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने भेजा। शंकर देव से काफूर का मुकाबला हुआ और शंकर देव इस युद्ध में मारा गया। इस बार देवगिरी का अधिकांश भाग दिल्ली राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने काफूर को दिल्ली वापस बुला लिया। इस प्रकार हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिणी भारत की विजय थी, उसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिण के राज्यों को दिल्ली के अधीन करना नहीं, बल्कि दक्षिण की दौलत को लूटना था, दक्षिण के राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार कराना था। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की उसकी नीति में जो अंतर आता है वो यही आता है कि जहाँ उत्तरी भारत में उसने राज्यों को जीतकर, स्वतंत्र राज्यों को जीतकर अपनी दिल्ली के अधीन करने की योजना बनाई, वहीं दक्षिणी भारत में इसके विपरीत नीति रही। वो दक्षिण भारत पर उसके जितने भी आक्रमण हुए वो धन प्राप्ति के लिए हुए, न कि साम्राज्य विस्तार के लिए। अतः उसने इन आक्रमणों से
धन की प्राप्ति की, वहाँ के शासकों को अधीनता स्वीकार करके उन्हें अपना मित्र बनाया, उनका सम्मान किया और अंत में वो अपनी नीति में जब तक वो जीवित रहा तब तक वो राज्य उसके अधीन रहे और वो इस नीति में सफल रहा। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय के साथ संपूर्ण भारत की विजय पूर्ण होती है। नमस्कार।